अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर डिस्कशन जारी है और जिसमें चैप्टर नंबर 7 को हम डिस्कस कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 7 में हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज जो है इस लेक्चर्स में भी हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? इन हाउ मैनी वेज कैन बी 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 इंग्लिश बुक बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक नेवर टूगेदर। बेटे इन सिंपल वर्ड के उसने कहा है कि आपके पास 8 बुक्स हैं। अब उन 8 बुक्स में 2 इंग्लिश की बुक है। ठीक है, आपने उन 8 बुक्स में को अलमारी के अंदर मीन शेल्फ अलमारी के अंदर इस तरह से अरेंज करना है कि जो इंग्लिश की बुक हैं वो एक दूसरे के साथ ना है, एक दूसरे के साथ मीन नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? इस तरह से आपने अरेंजमेंट लगानी है। तो इसका मतलब हम जो अरेंजमेंट लगाने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल अरेंजमेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देन जो हम देखेंगे कि हमने बकिया अरेंजमेंट कैसे फाइंड करनी है। तो चलिए बेटा इसकी हम टोटल अरेंजमेंट फाइंड करते हैं। कितनी बुक्स हैं बेटा? 8 बुक्स हैं। अब 8 बुक्स की अगर हमने टोटल अरेंजमेंट फाइंड करनी है कि अलमारी के अंदर इनकी टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी, तो इसका मतलब 8 की 8 बुक्स को हमने इस्तेमाल में लाना है। ठीक है, अब जो हमने 8 की 8 बुक्स को इस्तेमाल में लाना है, वो इस्तेमाल जो था हमारा वो आर था, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, और जो टोटल बुक्स हैं वो हमारा क्या होता है? एन। तो यहां हमारा बेटा क्या हो गया? एन हमारा कितना हो गया? 8 और आर भी कितना हो गया? 8। क्लियर है? तो पहले आप टोटल अरेंजमेंट फाइंड कर लो। ठीक है, या आप पहले बेटा सपोज कर लो, चलिए इसको बाद में बात करते हैं। इसको पहले सपोज कर लो हमारी 8 बुक्स जो हैं उसको लेट कर लो। लेट E1 E2 B are 2 English book, B are 2 English बुक्स। ये कोई 2 इंग्लिश बुक्स हैं। ठीक है, कौन सी? लेट E1, E का मतलब इंग्लिश, तो E1 मीन फर्स्ट इंग्लिश की बुक, E2 मीन सेकंड इंग्लिश की बुक, B आर 2 इंग्लिश बुक एंड B1 B2 B3 B4 B5 and B6 are remaining books, remaining books। तो बेटा क्या लिख दिया? पहले हमने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? कि वो 8 बुक्स जो हैं उसके अंदर कितनी इंग्लिश की बुक है? 2। तो हमने E1 E2 B या 2 इंग्लिश बुक्स एंड B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6 मीन ये 6 बुक्स बाकी हैं। जो रिमेनिंग बुक्स हैं वो कितनी हैं? आर रिमेनिंग बुक्स, ये रिमेनिंग बुक्स हैं। क्लियर है बेटा? तो ये तो हमने उनको नाम दे दिया कि ये 2 इंग्लिश की बुक हैं, ये बाकिया 2 बुक्स हैं। तो इसका मतलब इनकी पहले टोटल अरेंजमेंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? टोटल अरेंजमेंट। तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं? टोटल अरेंजमेंट के लिए टोटल अरेंजमेंट टोटल अरेंजमेंट। बेटा टोटल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? टोटल बुक्स हमारी कितनी थी? 8। इसका मतलब NPR टोटल अरेंजमेंट फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी? टोटल अरेंजमेंट्स। जब टोटल अरेंजमेंट की बात आती है तो इसका मतलब जो टोटल बुक्स हैं, टोटल बुक्स को इस्तेमाल में लाना है। तो जो इस्तेमाल में टोटल को लाना है तो आर भी वही होगा, एन भी वही हो जाएगा। इसका मतलब 8P8। तो अब इसका बेटा फॉर्मूला ओपन करें। इसको हम कैसे लिखते थे? याद करें बेटा, एन का फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का
फैक्टोरियल। तो ये हमारा आ जाता था बेटा परमुटेशन का फार्मूला। ओपन ऐसे करते थे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, इसको ओपन करते थे। चलिए बेटा इसको अब ओपन कर दें। तो 8 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 0 का फैक्टोरियल, ऊपर वाले को ओपन करें बेटा, 8 फैक्टोरियल को बैकवर्ड लेके चले, 7 6 5 4 3 2 डॉट 1। और बेटा 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो बेटा आप इसकी जो टोटल अरेंजमेंट फाइंड करेंगे हम, टोटल अरेंजमेंट्स, तो वो कितनी बनेगी बेटा टोटल अरेंजमेंट्स? 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इसको बेटा मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूं कि ये हमारे पास इसकी टोटल अरेंजमेंट्स क्या बनेगी, ठीक है, कैलकुलेटर पे। तो ये बनती है बेटा आपकी टोटल अरेंजमेंट्स जो बनेगी, ये हमारे पास 40 और 320। इसको मैंने कैलकुलेटर पे बेटा सॉल्व किया। तो जब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इससे फिर इसको इससे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या बनेगी 40320, इनको मल्टीप्लाई करके, और बटे में 0 का फैक्टोरियल तो वो क्या आता है बेटा 1 आता है। क्लियर है? अब ये तो हमारे पास आ गई बेटा टोटल अरेंजमेंट, क्या आ गई? टोटल अरेंजमेंट्स। क्लियर है बेटा? अब हमने इसका 2 केस बनाने हैं। इंग्लिश बुक जो है वो टूगेदर नहीं आनी चाहिए, ठीक हो गया। अब टूगेदर नहीं आनी चाहिए तो हम केस बना लेते हैं कि वो किस तरीके से नहीं आ सकती। तो केस 1 में ये हमारे पास टोटल है, तो हम यहां लिख देते हैं इंग्लिश बुक टूगेदर। क्या लिख लेते हैं? केस 1 हम लिख लेते हैं इंग्लिश बुक टूगेदर। अगर इंग्लिश बुक टूगेदर आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी जो अरेंजमेंट लिखेंगे तो उसमें कुछ यूं लिखेंगे कि फर्स्ट अरेंजमेंट हम लिख देंगे E1 E2, इसको यहां बेटा फिक्स कर देंगे कि मीन ये इस तरह। अब इसको फिक्स करके सिंगल का नाम दे दें, और बकिया को क्या लिख देते हैं B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6। तो इसका मतलब इंग्लिश बुक टूगेदर, केस 1 हम क्या लेते हैं इंग्लिश बुक टूगेदर, तो उसमें क्या लिखते हैं इंग्लिश बुक को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर देते हैं। ए को फिक्स करना है, दूसरी उसके साथ लिख दी, तो इसका मतलब ए का नाम दे दिया। तो अब इंग्लिश बुक टूगेदर आ रही है, ठीक है। तो पहले फाइंड कर लेते हैं तो इसकी क्या परमुटेशन बनेगी। तो फिर इसकी परमुटेशन लिखो, क्या परमुटेशन आएगी बेटा? परमुटेशन इसकी परमुटेशन बनेगी बेटा, कितनी रिमेन बुक थी? टोटल 8 थी। कितनी थी? 8। अब 8 में से एक को फिक्स कर दिया, बकिया कितनी बच गई? 7। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस नंबर को फिक्स किया जाता है उसको काउंट नहीं किया जाता, उसको टोटल में से निकाल दिया जाता है। तो टोटल 8 थी, 8 में से एक निकाल दो तो 7। तो ये बनेगी बेटा 7P7, मीन बकिया 7 बचेंगी। 7 की 7 को हमने इस्तेमाल में लाना है, जो इस्तेमाल में लाते हैं वो R होता है। तो टोटल भी 7 हो गया, जो इस्तेमाल में लाना है वो भी क्या हो गया? 7। तो इसको ओपन करेंगे बेटा, तो ये 7 का फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 इसका होल का फैक्टोरियल। बेटा जब इसको आप ओपन करेंगे 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा? 0 का फैक्टोरियल। तो बेटा ये परमुटेशन हमारे पास बन जाएगी 7 का फैक्टोरियल। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे, फिर इसको इससे, तो ये बनेगा आई थिंक बेटा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किया था। तो 7 का फैक्टोरियल बना था 50 40
40। क्लियर है बेटा। अब ये हमारी केस 1 के अकॉर्डिंग है। अब केस 2 क्या है बेटा? केस 2 हमारा ये होगा कि हम इन्हीं इंग्लिश बुक को इस साइड पे फिक्स कर देते हैं। तो केस 2 में इसके अरेंजमेंट बनाओ। केस 2 में ये बनेगा बेटा इसके अरेंजमेंट B1, B2, B3, B4, B5, B6 और इंग्लिश बुक को यहां फिक्स कर दो। अब यहां फिक्स कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अब इस साइड पे क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। जब इस साइड पे फिक्स करेंगे, इस साइड पे, तो फिर कितनी इसकी परमुटेशन बनेगी? फिर भी 7 बनेगी। क्या बनेगी? 7। तो इस केस में भी ये टुगेदर आएंगी। तो मतलब इस साइड पे फिक्स कर दिया, पहले इस साइड पे किया था, अब इस साइड पे। तो इसकी भी अरेंजमेंट जो परमुटेशन बनेगी बेटा वो भी हमारी बनेगी परमुटेशन 7p7, परम्यूटेशन 7p7। बेटा इसका अगेन करेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने इसको ओपन किया, इसी तरीके, क्योंकि ये भी 7p7, इसका आंसर ये आया था, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? यही आएगा। तो 5 50 40 कितना आ जाएगा? 50 40। अब ये तो बेटा वो अरेंजमेंट है इन दोनों की, केस 1 और केस 2 को मिला के। तो ये अब इसकी टोटल अरेंजमेंट फाइंड करो कि इंग्लिश बुक टुगेदर। ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन के नेक्स्ट जो पार्ट है उसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां सॉल्व करूंगा तो इंग्लिश बुक टुगेदर क्या लिखो? इंग्लिश बुक्स टुगेदर, इंग्लिश बुक टुगेदर। वो क्या लिखो बेटा? फर्स्ट केस कितना था बेटा? फर्स्ट केस का आंसर वो था बेटा 50 40। तो यह आ गया 50 40 प्लस 50 40। ठीक हो गया बेटा। इन दोनों को जमा करेंगे। क्या करेंगे बेटा? जमा। और जमा करके इसका जो हमारा आंसर आएगा, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो हमारा आंसर बनेगा 50 40 का, तो ये हमारे पास बनेगा 1080। क्लियर है बेटा? ये हमारा टोटल इंग्लिश बुक टुगेदर, मीन देखो इनको जमा करो, इनको और इनको आपस में जमा करो, तो ये आता है 1080। क्लियर है? इतने टाइम इंग्लिश की बुक एक साथ आएंगी, अब हमने क्या निकालना है? इंग्लिश बुक नॉट टुगेदर, वो निकालना है। तो क्या निकालो? नाउ इधर लिख लो बेटा इंग्लिश बुक नॉट टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे। तो वो किस चीज के इक्वल होगा? वो इक्वल होगा बेटा टोटल माइनस टुगेदर। इसका मतलब टोटल में से टुगेदर निकाल दो और बकिया वो अरेंजमेंट आ जाएगी जिसमें इंग्लिश बुक एक दूसरे के साथ साथ नहीं होंगी। तो इसमें टोटल कितना है? टोटल बेटा इसमें हमने यहां फाइंड किया हुआ टोटल 40 320। इधर क्या लिख दो? 40 320 माइनस 1080। इसको बेटा करेंगे और इसके आंसर जो आएगा हमारा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे उसको लिखना है। और इधर क्या लिखना है? इंग्लिश बुक्स नॉट टुगेदर, इंग्लिश बुक नॉट टुगेदर कितने टाइम आएंगे बेटा? इसको आपने जब इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग इसका पार्ट जो हमारा आंसर आएगा उसको आप बेटा इसमें से क्या कर देना है? इसमें से माइनस करके यहाँ इसका क्या लिख लेना है? आंसर लिख देना है। क्लियर बेटा? तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा कि इतने टाइम इंग्लिश की बुक एक दूसरे के साथ साथ नहीं आएगी। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
of 3 books on English and 5 books on Urdu for placing them on a shelf such that the books on same subjects are together. इन सिंपल वर्ड बेटा कितनी बुक्स हैं टोटल 8 बेटा 3 आपके पास इंग्लिश की बुक हैं और 5 आपके पास उर्दू की बुक्स हैं। आपने इसको शेल्फ के अंदर अलमारी के अंदर इस तरह से अरेंज करना है कि आपके पास सेम सब्जेक्ट की बुक वो एक दूसरे के साथ साथ आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सेम सब्जेक्ट्स की बुक एक दूसरे के साथ साथ आनी चाहिए। सेम बेटा यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास इंग्लिश की बुक 2 थी और बकिया रिमेनिंग क्या थी 6 थी। अब केस इसमें भी 2 बनेंगे, जैसे इसमें 2 बने इसमें भी कितने बनेंगे 2। तो पहले हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं बेटा। लेट करो E1 E2 E3 R3 इंग्लिश बुक। ये क्या है बेटा? इंग्लिश की बुक है। एंड उर्दू U1 U2 U3 U4 एंड U5 R5 उर्दू बुक्स। क्या कर लिया बेटा? लेट कर लिया। क्या कर लिया? नाम दे दिया। बुक्स को क्या दे दिया? नाम। लेट E1 E2 E3 R3 इंग्लिश बुक एंड U1 से लेके U5 R5 उर्दू बुक्स, इनको नाम दे दिया। अब हमने जो अरेंजमेंट बनानी है बेटा वो ये ऐसी अरेंजमेंट बनानी है जिसमें इंग्लिश की बुक और उर्दू की बुक्स जो है ये एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। इंग्लिश की आए तो वो भी एक दूसरे के साथ आए, उर्दू की भी आए तो वो भी एक दूसरे के साथ आए। ठीक है, तो वो कितनी है? पहले आप बेटा क्या कर लो, पहले आप इस तरह करें बेटा, आप टोटल 9 केस 1 ले लें। क्या ले लें बेटा? केस 1। केस 1 क्या बनेगा? केस 1 में हमारे पास अरेंजमेंट लो E1 E2 E3, ये अरेंजमेंट बनेगी। और इसके बाद उर्दू की बुक ले लो U1 U2 U3 U4 एंड U5। बेटा पहला केस इसको लिख लो केस 1। केस 1। अब केस 1 में हमने क्या कर लिया, हमने जो अलमारी में तरतीब लगाई वो इस तरह से लगाई कि पहले इंग्लिश की बुक रख दी, बाद में सारी उर्दू की रख दी। तो पहली अरेंजमेंट ये होगी। ठीक है, अब ये देखो कि ये कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी। आप देखो अरेंजमेंट का मतलब क्या है, ये E1 है तो ये E2, ये तीनों इंग्लिश की हैं तो इनको तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इनको भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो फिर भी ये क्या आएंगी? सेम जगह पे आएंगी। क्लियर है? अब इनकी अरेंजमेंट्स फाइंड करो बेटा। तीनों इंग्लिश की बुक है, इन तीनों को हमने अरेंज करना है 1 बाय 1। ठीक है, तीनों को इस्तेमाल करना है। मीन E1 को इधर रख सकते हैं, इसको इधर रख सकते हैं, इसको इधर रख सकते हैं, इसको इसकी जगह रख सकते हैं। तीनों को इस्तेमाल करना है। क्या करना है? तीनों को इस्तेमाल। तो इंग्लिश की टोटल बुक्स कितनी है बेटा? 3। इसका मतलब n कितना हो गया? 3। अब तीनों को ही इस्तेमाल करना है तो R कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब इसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी? इसकी अरेंजमेंट इज इक्वल टू बेटा कितनी इंग्लिश की बुक है? 3। एन भी कितना हो गया? 3। तीनों को इस्तेमाल करना है, R भी 3। तो इसको लिखो 3p3। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी। क्या होंगी बेटा? मल्टीप्लाई। उर्दू की कितनी टोटल बुक्स हैं? 5। कितनी हैं? 5। अच्छा 5 टोटल हैं तो 5 को इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब n भी 5 और परमुटेशन R भी 5। मीन सभी का इस्तेमाल करना है, सभी का इस्तेमाल। तो जो इस्तेमाल में लाना है वो R होता है। तो R भी 5 n भी 5, इधर n भी 3 R भी 3।
अब इनको क्या करो, फार्मूला ओपन करो इसका। बेटा इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। बेटा इसका फार्मूला हम बारहा इसको ओपन कर चुके हैं। ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, मीन n माइनस r का फैक्टोरियल, यूं कह सकते हैं। ठीक है, इधर भी आप इस तरह करो, ऊपर n का फैक्टोरियल, n मीन 5 का फैक्टोरियल, ऊपर n माइनस r कितना है 5, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इस सारे का फैक्टोरियल। तो बेटा ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर करो 3.2.1, नीचे बन गया 0 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5.4.3.2.1 और नीचे कितना बन गया 0 का फैक्टोरियल। तो बेटा इन सिंपल 3 को 2 से करो 6, नीचे 0 का फैक्टोरियल है उसका बटा कितना होता है 1, 0 का फैक्टोरियल होता है 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये बनेगा 120, कितना बनेगा बेटा 120, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, इसको 3 से 60, इसको 2 से 120, इसका बटा कितना बनेगा 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। इनको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा बेटा 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 0, फिर इसको 6 से करेंगे तो 12, तो 2 आ जाएगा, 6 1 6 और 1 7, तो कितना बन गया 720, कितना बनेगा 7। तो ये जो फर्स्ट केस है उसकी अरेंजमेंट है, क्या आ गई अरेंजमेंट, जिसके अंदर हमारी इंग्लिश की बुक्स एक साथ आएंगी और उर्दू की भी एक साथ। अब सेकंड केस में इसकी तरतीब चेंज करो, पहले उर्दू की रख लो बाद में इंग्लिश की रख दो। अब केस सेकंड उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर आप इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर दो। क्या करो, पहले बेटा लिख लो U1, फिर U2, फिर U3, U4, फिर U5। अब E1, E2, E3। तो अब इसके अंदर अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, पहले उर्दू की रख दी बाद में इंग्लिश की, तो फिर भी तो ये सेम है ना, इनकी तरतीब चेंज करेंगे एक साथ आएंगी, इनकी तरतीब चेंज करेंगे ये एक साथ आएंगी। तो अब सभी को इस्तेमाल में लाना है, इनके भी क्या करना है सभी को इस्तेमाल में लाना है। बात एक ही है, जो पहले हमने काम कर चुके हैं यही काम करना है। तो ये जो अरेंजमेंट बनेगी क्या बनेगी अरेंजमेंट क्या बनेगी बेटा, कितनी उर्दू की बुक है 5 की 5 को इस्तेमाल में लाना है, 5P5 मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या लिख सकते हैं 3P3। तो बेटा ये यही क्वेश्चन हम उधर करके आए हैं। तो 5P5 ये देखो 5P5 ये हल किया तो कितना आया इसका 120, और 3P3 को हल किया, यहां देखो ये हल करते आ रहे हैं, कितना बना 6। 5P5 इसका मतलब कितना बनता है 120, और 3P3 का आंसर कितना आता है 6, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनता है 720। तो ये हमारी क्या आ गई अरेंजमेंट, जब इंग्लिश की बुक और उर्दू की बुक एक साथ आएंगी। क्लियर है बेटा। अब क्या फाइंड करो टोटल अरेंजमेंट जिसमें इंग्लिश और उर्दू की बुक क्या आएंगी एक साथ आएंगी। तो इधर क्या लिखो टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, बेटा टोटल अरेंजमेंट क्या आएगी केस वन में कितनी थी 720 प्लस 720। क्लियर हो बेटा। अब 720 इनको जमा करो तो ये बनता है 1440। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स आ गई, क्या आ गई बेटा टोटल अरेंजमेंट्स। क्लियर है बेटा। तो हमने ये फाइंड करना था कि आपके पास 3 इंग्लिश की बुक हैं, 5 उर्दू की बुक्स हैं, आपको इसको इस तरह से अरेंजमेंट लगाओ, इसकी इस तरह अरेंजमेंट करो कि इंग्लिश की बुक और उर्दू की बुक ये एक दूसरे के साथ साथ आनी चाहिए,
तो इसलिए हमने क्या किया, केस 1 ले लिया कि अगर हम उर्दू की बुक्स को पहले रख लें, इंग्लिश की बुक को पहले रख लें, उर्दू की बाद में रखें, तो क्या अरेंजमेंट्स बनेंगे। फिर केस सेकंड क्या अलर्ट किया, पहले उर्दू की रख ली बाद में इंग्लिश की, तो कितने अरेंजमेंट बनी, ये बनी। अब टोटल करनी थी तो उनको जमा कर दिया, तो ये हमारी क्या आ गई, टोटल। अब बेटा इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3, उसके कुछ कंसेप्ट है, एक डेफिनेशन है और एक फार्मूला है, उसको हमने डिस्कस करना है। और इधर जगह है तो मैं यहाँ उसको डिस्कस कर लेता हूँ बेटा, क्लियर है। अब बेटा परमुटेशन ऑफ थिंग्स, देखो 7.2 और 7.3 में क्या फर्क है। 7.2 के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बेटा, इनके अंदर कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। क्लियर है, क्या बात की है बेटा मैंने कि 7.2 के अंदर कोई भी नंबर, ठीक है, या कोई भी लेटर वो 2 दफा नहीं आया या 3 दफा नहीं आया, रिपीटेड नहीं था। अब जो आगे हम 7.3 करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज आएंगी, और उसके लिए हम एक फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसको क्या नाम देंगे, परमुटेशंस ऑफ थिंग्स। क्या नाम दे देंगे, परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट, permutation of things not all different, क्या है बेटा, हम जो 7.3 के लिए काम कर रहे हैं कि उसके अंदर हमारे पास परमुटेशन ऑफ थिंग्स आएंगी, और किस तरह की आएंगी, परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, उसके अंदर कुछ लेटर्स होंगे या नंबर्स जो कि एक से ज्यादा दफा रिपीट होंगे, ठीक है, एक से ज्यादा दफा रिपीट होंगे, तो उनके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, तो इसको हम लिखेंगे परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, मीन तमाम डिफरेंट नहीं होंगे, उसमें अंदर सेम भी नंबर होंगे, ठीक है। अब इसके लिए देखो बेटा हमारे पास इसको आप डिफाइन के तौर पे कह दो, हमारे पास सपोज जो है, अगर हमारे पास आउट ऑफ n थिंग्स हैं, मीन कितनी थिंग्स हैं, n थिंग्स, तो इसके अंदर अगर मैं करूं सपोज आउट ऑफ n थिंग्स, अगर हमारे पास कितनी बेटा, सपोज कर लेते हैं कि आउट ऑफ n थिंग्स हैं, मीन n लेटर्स हैं या n नंबर्स हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रिपीटेड है, अब वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो इसको हम फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे, अगर हम कहते हैं n थिंग्स हैं तो हम कहते हैं इफ देयर इज n1 alike thing of first kind and n2 alike thing of second kind and n3 alike thing of third kind क्या दिया बेटा मैंने कि सपोज किया कि हमारे पास अगर n थिंग्स हैं, अब उसमें से कुछ ऐसे नंबर या कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि सेम हैं, अब वो सेम क्या होंगे, उनके टाइप्स होंगे। मैंने क्या किया, इफ देयर इज n1 alike का मतलब यह है कि n1 एक फर्स्ट काइंड है, इसके अंदर सपोज करो कि हमारे पास n थिंग्स हैं, उसके अंदर पहली काइंड के कुछ लेटर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, सपोज करो नंबर 22 आ रहा है, 22 जो है वो 2 टाइम आ रहा है या 3 टाइम आ रहा है, तो वो फर्स्ट काइंड हो जाएगी। तो इसी तरह लिख रहा है n1 alike things ऑफ फर्स्ट काइंड, मीन फर्स्ट काइंड पहली किस्म के जो नंबर हैं, सपोज करो वो 22 हैं, वो उसके बाद मैंने क्या किया, n2 alike thing मीन सेम, alike एक जैसे, n2 alike things ऑफ सेकंड काइंड, अब सेकंड काइंड में सपोज कर लो 5 आ रहा है,
तो वो सेकंड काइंड के नंबर्स हैं, रिपीट होंगे। इसी तरह n3 लिया, n3 अलाइक थिंग ऑफ थर्ड काइंड, सपोज करो थर्ड काइंड के ऐसे नंबर आ जैसे उसमें 99 है, सपोज करो 9 है, तो फिर हम इनकी परमुटेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा इसकी परमुटेशन कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? देन, या मैं इसको यूं लिख लेता हूं, देन परमुटेशन of n things denoted as या उसका फॉर्मूला क्या बनेगा उसको फिर बेटा हम कैसे लिखेंगे कि हम फिर फॉर्मूला बना देंगे कि परमुटेशन इज इक्वल टू, यूं लिखेंगे बेटा, n फैक्टोरियल ओवर, बेटा n फैक्टोरियल क्या है? n फैक्टोरियल का मतलब जो टोटल थिंग्स हैं, अब उसके अंदर जो रिपीटेड हो रही हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, तो सपोज करो फर्स्ट काइंड जो रिपीट हो रही है, तो हम फर्स्ट काइंड के जितने डिजिट्स हैं, कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, उसका फैक्टोरियल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इधर क्या लिखा मैंने? n1 इज अ फर्स्ट काइंड, इसका मतलब फर्स्ट काइंड का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद n2 सेकंड काइंड के नंबर हैं, हम क्या लिखेंगे? सेकंड काइंड के जो नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल, मीन इधर n2 का फैक्टोरियल। इसके बाद हमने क्या लिया? n3, इसका मतलब 3 काइंड के जो नंबर जितने टाइम रिपीट हुए हैं उतने टाइम का फैक्टोरियल ले लेंगे, तो इसका मतलब n3 का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा, अब देखो n3 है, हो सकता है हमारे पास n4 टाइप का भी आ जाए, 5 का भी आ जाए, आप उसको n टाइप तक भी चले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका? जब आउट ऑफ n थिंग्स होंगी और उसके अंदर कुछ टाइप के क्वेश्चन, कुछ टाइप के नंबर्स या कुछ टाइप के लेटर्स वो रिपीटेड आ सकते हैं, तो वो जितने टाइम रिपीट होंगे उतने टाइम का फैक्टोरियल बटे में लिख दिया करेंगे, मल्टीप्लाई फिर सेकंड काइंड जितने टाइम रिपीट होंगी उस टाइम का फैक्टोरियल बटे में लिख देंगे, फिर सेम इसी तरह थर्ड काइंड, तो ये लिखते जाएंगे तो ये हमारा फार्मूला बनेगा। अब इस फार्मूले को और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको यूं भी लिखा जा सकता है n, और इधर क्या लिख दो? n1, n2 एंड n3, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं बेटा, ये हमसे कुछ बन सकता है कि हम इस तरह भी ये फार्मूला लिख सकते हैं, हम इस तरह भी ये फार्मूला लिख सकते हैं, n और यहाँ स्पेस छोड़िए, n1, n2, n3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी ये फार्मूला लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा एक डेफिनेशन है सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशंस की जो डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको फिर रेज कर देता हूं। इसके बाद बेटा क्या है? सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। क्या है? सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन, बेटा सर्कुलर परमुटेशंस, इसकी डेफिनेशन जो है पेपर में आ सकती है कि डिफाइन सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कल, देखो बेटा सर्कुलर है तो जाहिर है कि सर्कल की बात हम करेंगे, किसकी बात करेंगे? सर्कल की। तो हम कहेंगे परमुटेशन ऑफ थिंग्स, इसको डिफाइन करोगे, द परमुटेशन of things, the permutation of things which is represented points on a circle is called circular permutation, circular
परम्यूटेशन, क्लियर बेटा। सर्कुलर परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है? द परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स which can be represented या which can be represented a points, यूं लिख लो, which can be represented a points on a circle is called circular permutation। के मीन परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स मीन मुख्तलिफ चीजें होंगी, उनकी जो परम्यूटेशन है सर्कल के ऊपर वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? पॉइंट को। परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, वो रिप्रेजेंट करे आप पॉइंट्स, किसको रिप्रेजेंट करे? पॉइंट्स को। किसके ऊपर? ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। क्लियर है बेटा। अब देखो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये बेटा सर्कल है, अब इसके ऊपर हमने परम्यूटेशन फाइंड करनी है और इसके अंदर हम अगर इसके ऊपर हम पॉइंट्स लें, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, फिर ये पॉइंट ले लिया, ये ले लिया, अब ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट है। अगर सपोज करो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ये क्या बन गया? एफ। तो इसका मतलब ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल के ऊपर हैं। ठीक है, किसके ऊपर है? सर्कल। इनकी परम्यूटेशन यहां में लिख दिया, तो परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, थिंग्स हैं, ये जो नंबर्स हैं या थिंग्स हैं, ये पॉइंट्स को शो करते हैं। क्या शो करते हैं? पॉइंट्स को। रिप्रेजेंटेड अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। तो ये जो नंबर हैं ये पॉइंट्स को शो कर रहे हैं, किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। इनकी जो परम्यूटेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर परम्यूटेशन। अब ये किस तरह से ले सकते हैं? हम इसकी अरेंजमेंट यूं भी काउंट कर सकते हैं, हम इसको यूं भी काउंट कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ये आगे केस हैं, इनको मजीद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, फिलहाल आपने क्या करना है बेटा? आपने सर्कुलर परम्यूटेशंस की डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार करना है। फिर इसके बाद ये एक फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है, आपकी बुक में है, ये नोट्स की फॉर्म में भी गिवन है। इस फॉर्मूले को आप बुक से भी थोड़ा इसको स्टडी कर लेना है और इसमें मैंने जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना था उसको डिस्कस करवा दिया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने 7.3 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्लस ये डेफिनेशन अच्छे से करनी है, और जो 2 क्वेश्चंस मैंने 7.2 के रिमेनिंग थे उनको मैंने करवा दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। इसके बेटा आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, साथ साथ, और इसको तैयार करना है। तो इंशाल्लाह बेटा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।